हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस पीसीएस। तो आज हम हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की इस सीरीज में पॉलिटी पॉलिटिकल साइंस कर रहे थे। तो पॉलिटिकल साइंस में हमने कल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो जुडिशियरी से रिलेटेड है। तो इंडियन जुडिशरी को हम कंप्लीट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। ठीक है। तो अनलाइक ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम फाउंड इन फेडरल लाइक द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर भी हमारे यहाँ ड्यूअल जुडिशियल सिस्टम है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टैंड्स एज एपेक्स बॉडी एज द लॉ डिक्लेयर्ड बॉडीज। आर्टिकल 141 में एपेक्स बॉडी है जुडिशरी की। ठीक है। और आर्टिकल 124 टू 147 इन पार्ट 5 डिटेल द कंपोजिशन, जुरिस्डिक्शन, पावर एंड प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? आर्टिकल 124 से 147 तक पार्ट 5 में। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ कोर्ट, कोर्ट का क्या मतलब शक्तियां हैं इसके? तो 124 क्लॉज 1 में ओरिजिनल 190/50 कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड चीफ जस्टिस और 7 जजेस। ठीक है। तो एक चीफ जस्टिस होगा, 7 जजेस होंगे टोटल। ठीक है। एंड पार्लियामेंट होल्ड्स द एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर टू चेंज द नंबर ऑफ जजेस बाय ऑर्डिनरी लॉ। और पार्लियामेंट के पास ये एक्सक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो जजेस की संख्या घटा या बढ़ा सकती है। ठीक है। Through Supreme Court number of judges amendment act 2019 the capacity was raised to its current level of 1 chief judges and 33 judges। तो अभी जो है वो टोटल एक चीफ जस्टिस और 33 जजेस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट जो है उससे बढ़ा करके। फिर कोलेजियम सिस्टम की बात आती है। तो कोलेजियम सिस्टम जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 से है। और 3 हिस्टोरिक जजमेंट इसमें आते हैं, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस। ठीक है। तो फर्स्ट जजेस केस है हेल्ड बाय कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस, द एग्जीक्यूटिव हेल्ड द अपर हैंड इन जुडिशियल सिलेक्शन। तो फर्स्ट जजेस केस में ये कंसल्टेशन डज नॉट मीन कॉन्करेंस। तो जो कंसल्टेशन है जजेस केसेस में ये 3 हम देखते हैं। और एग्जीक्यूटिव हेल्ड द अपर हैंड इन जुडिशियल सिलेक्शन। जुडिशियल सिलेक्शन ये जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। और आप देख सकते हो कोलेजियम सिस्टम कंसिस्टेंट सीजाई इन 2 सीनियर मोस्ट जजेस। थर्ड केस जो है वो 4 सीनियर मोस्ट जजेस से रिलेटेड है। तो हमें बस ये याद रखना है डेट। ठीक है। इसमें जो ये डेट्स हैं, फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, कि फर्स्ट 1982 में है, 1993 में है, 1998 में है। तो ये क्रोनोलॉजिकल में हम इसको याद करना है हमें बस। एनजेएसी कंट्रोवर्सी क्या है? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 99 Constitution Amendment Act to replace the collegium with the National Judicial Appointment। NJC फोर्थ जजेस केस जो 2015 में हुआ। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड दैट NJC unconstitutional, striking it down and infringement upon the independence of judiciary which forms part of basic structure। तो जो सेकंड जजेस केस है, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ जजेस केस 2015 में आया, तो उसमें ये जो NJC है इस कॉन्सेप्ट को उसने डिक्लेयर किया। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था और उस टाइम पे फर्स्ट 4 जजेस केस भी आया 2015 में। तो उसने डिक्लेयर किया कि जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जो स्वतंत्रता है न्यायपालिका की, वो बाधित होगी इससे। तो इसलिए कोलेजियम सिस्टम ही रहेगा। एनजेएससी जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो वहां से अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। क्वालिफिकेशन जो है वो जज, इसमें आर्टिकल 124 सब क्लॉज 3 में सिटीजन मस्ट मैच वन ऑफ 3 क्राइटेरिया, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। जजेस ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर, कोई जज में 5 साल तक होना चाहिए हाई कोर्ट में। एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, तो हाई कोर्ट में 10 साल तक आपने एडवोकेसी करी हो। एंड डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट, और कोई ज्यूरिस्ट हुआ प्रेसिडेंट के लिए। नो पर्सन हैज एवर डायरेक्टली अपॉइंटमेंट अंडर द डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट क्लॉज टू डेट। तो अभी तक इससे तो कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। ठीक है। और रिन्यूअल और टेन्योर की बात अगर करते हैं तो जुडिशियल जजेस होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 55 ईयर्स। ठीक है। जजेस कैन बी रिमूव ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट पास्ड बाय एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट सपोर्टेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग। तो स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट हटाएगा और मेजोरिटी चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी में क्या आता है? स्पेशल मेजोरिटी में टोटल मेंबरशिप and 2/3 of members present in voting in each house during the same session on 2 grounds: proven misbehavior and incapacity। proven misbehavior and incapacity, सिर्फ इन्हीं 2 grounds पे जजेस का रिमूवल हो सकता है। ओके। एंड द थर्ड पावर एंड jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल jurisdiction
किस आर्टिकल से? आर्टिकल 131, एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन एवर फेडरल डिस्प्यूट सेंटर वर्सेस वन और मोर स्टेट्स। तो दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में अगर कोई अगर आप समझ सकते हो कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है, उनके बीच में कोई केस होते हैं, संघर्ष होते हैं, वो तो फिर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के तहत वो सुप्रीम कोर्ट के को कह सकते हैं कि आप इसमें इंटरवीन करें एज ठीक है। एंड रिट जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 32 के तहत जो 5 हमारे रिट जारी होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेट्यूरी एंड वारंट, तो इससे भी ये जुरिसडिक्शन देता है। अपीलेट जुरिसडिक्शन के आर्टिकल 132 से 136, अल्टीमेट कोर्ट ऑफ अपील हैंडलिंग कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट अंडर 130 स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट possess extraordinary highly discretionary power to grant special permission to appeal against any judgment order passed by court tribunal in India excluding military courts। तो अपीलेट जुरिसडिक्शन में कोई भी हाई कोर्ट से कोई भी अपील हो रहा है अपर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो अपीलेट जुरिसडिक्शन में जाएगा। फिर स्पेशल पिटीशन वगैरह है वो आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा, सुनवाई होगी। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईली पावरफुल मतलब हाईली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाईली डिस्क्रिशनरी पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि वो किसी भी अपील को स्पेशल परमिशन या कोई भी जजमेंट है कोर्ट्स की उसको वो देख सकता है। पर इसमें एक है एक्सक्लूजन फ्रॉम मिलिट्री कोर्ट, सिर्फ मिलिट्री कोर्ट के जो केसेस हैं उन्हें नहीं देखेंगे। और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 143, तो प्रेसिडेंट कैन सीक द कोर्ट्स एडवाइजरी ओपिनियन क्वेश्चन ऑफ लॉ फैक्ट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस ले सकता है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 के तहत। एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आर्टिकल 129 जो है उसके तहत ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। ठीक है, इट कैरीज एब्सोल्यूट पावर टू पनिश फॉर इट्स ओन कंटेम्प्ट, और अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो उसके लिए पनिश भी कर सकता है। एंड जुडिशियल रिव्यू भी है आर्टिकल 13 एंड 137, दो तरीके से। कोर्ट होल्ड द एक्सक्लूसिव पावर टू रिव्यू स्टेचुटरी इनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डिक्लेयरिंग द नल एंड वॉइड इफ दे वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 137। इट आल्सो होल्ड्स द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। तो ठीक है, आर्टिकल 113 जो है ऐसा कोई भी पार्लियामेंट्री पावर अमेंडमेंट्स या कोई लॉ एक्ट है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो वो उसे नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। और आर्टिकल 137 के तहत जो भी पावर है सुप्रीम कोर्ट की, वो अपने ही किसी जजमेंट को रिव्यू कर सकता है और उस पर कोई नया वर्डिक्ट या कोई नया जजमेंट दे सकता है। अब आते हैं हाई कोर्ट की। तो हाई कोर्ट क्या है? आर्टिकल 214 से 231 पार्ट 6 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, ये establishment of 7th Amendment Act 1956, Parliament to set up a common high court for 2 or more state। तो 7th Amendment Act जो था उसके तहत दो या दो से अधिक कॉमन हाई कोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, पंजाब और हरियाणा के लिए कोर्ट है था, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हो, वहां पे भी ऐसा ही है। 24 अभी 25 हाई कोर्ट हैं टोटल इंडिया में। ठीक है, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर, हाई कोर्ट जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द सीजीआई, द स्टेट गवर्नर एंड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जो यहाँ पे जजेस है वो कैसे अपॉइंट हो रहे हैं? प्रेसिडेंट के द्वारा, और चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन पे स्टेट गवर्नर भी होता है उसमें शामिल, फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो इतने लोग होते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में। ठीक है, और 62 अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टेन्योर है वो यहाँ पर 65 ईयर है सुप्रीम कोर्ट में, पर हाई कोर्ट में 62 ईयर है। अंडर आर्टिकल 222 ही प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर जजेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग द सीजीआई। ओके, रिट जुरिसडिक्शन आर्टिकल 226, जो रिट जारी करने की बात थी, जो 5 हमारे रिट थे ना, तो अगर कोई फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है तो रिट जारी कर सकता है। और यहाँ पे जो स्कोप है वो वाइडर है ना। While Supreme Court can issue writs only for enforcing fundamental rights, High Court can issue them for fundamental and for any other purpose। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा सा लिमिटेशन दिखता है रिट जुरिसडिक्शन में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो रिट जुरिसडिक्शन है वो देगा सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन पे, बट हाई कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी किसी भी मुद्दे से रिलेटेड किसी भी पर्पज से किसी भी उद्देश्य के लिए वो रिट जारी कर सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट इज पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस आर्टिकल 226, एवरी हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस ओवर ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल ऑपरेटिंग विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन एक्सक्लूडिंग मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। तो जो सुपरिंटेंडेंस की पावर है आर्टिकल 226 से एवरी सारे हाई कोर्ट्स को, और वो सारे मतलब जो उनके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है उनके ऊपर, तो वो कोई भी ट्रिब्यूनल बना है उससे ऊपर हमेशा हाई कोर्ट को माना जाएगा। और कोई भी ऐसा केस है जो लोअर कोर्ट में है तो हाई कोर्ट में भी मतलब हाई कोर्ट अगर चाहे तो उसे सुपरवीन कर सकता है। ठीक है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट
कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट 5 आर्टिकल 124 से 146 पार्ट 6 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कैसे डिवीजन से आप देख सकते हो। इस बॉक्स को, इंपॉर्टेंट बॉक्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ से इसको नोट भी कर सकते हो। रिटायरमेंट एज कितनी है इनकी जी, ये फॉर ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स फॉर एनी, ये किसी के लिए भी होता है। तो यहाँ पे इसका स्कोप ज्यादा है, स्कोप इज वाइड वाइड। Administrative control, apex control of entire judicial hierarchy, control district and subordinate courts under article 233 and 237. No advisory power exists, इसमें कोई advisory power नहीं होता है, बट इसमें advisory power है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और नेक्स्ट इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आइए देखते हैं पंचायती राज। पंचायती राज भी याद कर, इसमें हम कंप्लीट करते हैं। और फिलोसॉफिकल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मीन मैनेजमेंट ऑफ लोकल बाय लोकल रिप्रेजेंटेटिव। तो महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की जो पॉलिसी थी उसको ये एक आप कह सकते हो कि धरातल पे उतारने की डिसेंट्रलाइजेशन जो पॉलिसी थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके तहत एक इसको लाया गया था। और डिसेंट्रलाइजेशन में पावर को ट्रांसफर करना है, तो लोकल लेवल पे भी पावर को ट्रांसफर करना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी को और स्ट्रेंथन किया जा सके, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ऑपरेटिंग फ्रॉम विलेज लेवल अपवर्ड, प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन डिस्टेंट कैपिटल, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो इवोल्यूशन वाई कमिटीज, ढेर सारी कमेटी बनाई गई। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में पहली बार 3 टियर पंचायती राज सिस्टम की बात करता है, जिसमें ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन हो, फिर पंचायत समिति और ब्लॉक लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, और फिर जिला परिषद हो जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो, ठीक है। अक्टूबर 2 1959 नागौर में राजस्थान में ये पहली बार सिस्टम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको स्टार्ट किया था। अशोक मेहता कमेटी क्या कहती है, तो ये 2 टियर सिस्टम की बात करता है जिसमें मंडल पंचायत हो, ग्रुप ऑफ विलेज और फिर जिला परिषद हो, ठीक है। एडवोकेट द पॉलिटिकल पार्टी पार्टिसिपेशन एंड मैंडेटरी टैक्सिंग पावर बट द कोलैप्स ऑफ जनता गवर्नमेंट स्टॉल्ड इस इम्प्लीमेंटेशन। तो अशोक मेहता कमेटी 2 टियर सिस्टम की बात करता है जिसमें मंडल पंचायत होनी चाहिए, सारी ग्रुप विलेजेस का एक समूह, उसके बाद फिर जिला परिषद होनी चाहिए। तो इसको जनता पार्टी ने फेल कर दिया। फिर जीवी के राव कमेटी है, कंक्लूड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन विदाउट प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ पावर हैड बिकम अ ग्रास विदाउट रूट, कमांडिंग दैट डिस्ट्रिक्ट शुड बी प्राइवेट यूनिट फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जीवी के राव कमेटी कहती है कि जो विलेजेस हैं इनको भी अपना पावर मिलना चाहिए, क्योंकि अगर जो ग्रास है उसको रूट भी नहीं मिलेंगे तो वो कैसे ग्रो करेगी। तो इसमें पावर्स डिवोल्यूशन की बात करी जाती है कि पावर्स भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मिलना चाहिए। फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर लोकल बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम from political manipulation, ठीक है। It also recommends setting up specialized judicial tribunal in each state to settle election disputes, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ओके। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 पंचायती राज। तो इसमें क्या होता है कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्टिकल पी.वी. नरसिम्हा राव के एडमिनिस्ट्रेशन में ये पास हुआ था, ठीक है। और इसमें आप ये देख सकते हो आर्टिकल 243A ग्राम सभा, फाउंडेशन ऑफ द सिस्टम, foundation of the system comprising all registered voters within the village area exercising powers designated by state laws. In article 243B 3 tier mandate, population 20 लाख होना चाहिए ब्लॉक लेवल पे, और 243 रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, मैंडेट रिजर्वेशन फॉर ST SC proportion to their population, crucially mandates at least 1/3 3.3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए महिला को, और many seats have voluntarily expanded this to 50%, ठीक है। तो आर्टिकल 243E क्या है, टेन्योर के बारे में है, जिसमें प्रोवाइड अ फिक्स्ड 5 साल का टेन्योर होना चाहिए, और इफ अगर उससे पहले अगर ये डिसॉल्व होता है तो इलेक्शन मस्ट बी कंप्लीट विद इन 6 मंथ, तो 6 महीने के अंदर ही फिर दोबारा इसमें आपको फिर से उसके इलेक्शन कराने होंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हम ये देखते हैं नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 243I, ठीक है। 243I में क्या है, 243I स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नर एवरी 5 ईयर टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ पंचायत, ठीक है।
तो पंचायत पोजीशन ऑफ पंचायत है रिकमेंड प्रिंसिपल फॉर रेवेन्यू शेयरिंग एंड ग्रांट इन एड, ठीक है। फिर आर्टिकल 243 के है स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर होल्ड एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन 243 आई क्या करता है कि गवर्नर जो है ना 5 साल पे फाइनेंशियल पोजीशन मतलब चेक करेगा किसी भी पंचायत का, फिर उसके बाद से रेवेन्यू शेयरिंग और ग्रांट इन एड मतलब ग्रांट वगैरह देगा, और उसके बाद फिर 243 के में क्या कहता है कि स्टेट जो है इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर होल्ड एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल्स एंड कंडक्टिंग ऑल लोकल इलेक्शंस। द कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली इन द सेम मैनर एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द हाई कोर्ट जज। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो गवर्नर अपॉइंट करेगा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को, और उसका जो मतलब कार्य होगा वो इलेक्टोरल रोल्स और सारे लोकल इलेक्शंस है उनको देखना, उनको प्रिपरेशन करना, और इसका जो रिमूवल है वो बिल्कुल हाई कोर्ट के जज की तरह ही होगा, ठीक है। पीसा एक्ट 1996 में आया था, एक्सटेंशन एक्ट है, जिसमें पार्ट 9th डिड नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाई टू ट्राइबल एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल बेस्ड ऑन द भूरिया कमेटी पार्लियामेंट पास द पंचायत एक्सटेंशन टू द Scheduled Area Act 1996 to extend this provision to 10 states, granting Gram Sabha exclusive power over land acquisition, minor forest produce, mineral leases and traditional customs, ठीक है। तो पीसा एक्ट लाया गया ट्राइबल जो एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ट्राइबल एरियाज में मतलब ऐसा कुछ प्रोविजंस होते नहीं है, उनके अपने कस्टम्स हैं और अपनी वैल्यूज हैं, तो वो इस हिसाब से अपने यहाँ मतलब अपने यहाँ जिस हिसाब से अपना वो कस्टम अपने जो रीतियां उनके हिसाब रीति रिवाजों के हिसाब से वो चलते आ रहे हैं, तो वो एक इन्फ्रिंजमेंट ना हो स्टेट का इन ट्राइबल एरियाज का। तो इसके अगेंस्ट में 5th शेड्यूल में ये भूरिया कमेटी के द्वारा है ना पीसा एक्ट पारित किया गया 1996 में, टू एक्सटेंड दिस प्रोविजन टू 10 स्टेट ग्रांटिंग ग्राम सभा एक्सक्लूसिव पावर ओवर लैंड एक्विजिशन, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड मिनरल रीजन ट्रेडिशनल कस्टम्स। तो इसमें भूरिया कमेटी के द्वारा जो पारित करवाया गया पार्लियामेंट से ये, तो उसमें 10 स्टेट्स में ये पीसा एक्ट पारित किया गया, और उनमें लैंड एक्विजिशन मतलब जो भूमि से संबंधित और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जो वन से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं माइनर लेवल पे, वो फिर मिनरल जो मिलते हैं और ट्रेडिशनल कस्टम्स, इन सब से रिलेटेड ये पीसा एक्ट में मेंशन किया गया। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 म्युनिसिपैलिटीज, इसमें क्या है इनएक्टमेंट साइमल्टेनियसली with the 73rd amendment act. This act introduced part 9A article 243p to 243zz, okay, and ठीक है। तो एंड द 12th शेड्यूल में comprising 18 functional subjects like urban planning, water supply and sanitation to institutionalize urban local bodies. Article 243Q, 3 types of urban bodies: Nagar Panchayat for traditional areas, shifting from rural to urban, to municipal council for small। तो आप देख सकते हो इसमें 243Q में अर्बन बॉडीज 3 तरीके की डिवाइड किया गया इन्होंने। पहले नगर पंचायत है, ठीक है, रूरल अर्बन एरियाज जहाँ पे फ्रिंज एरियाज हैं, फिर म्यूनिसिपल काउंसिल है स्मॉल अर्बन एरियाज के लिए, फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है फॉर लार्ज मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे बड़े बड़े शहरों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाए गए। स्ट्रक्चरल वार्ड कमेटी वगैरह बनाई गई है, जिसमें 3 लाख या 3 लाख से ज्यादा है पॉपुलेशन है, उसके लिए वार्ड बनाए गए, जिसमें आर्टिकल 243S यूज होता है। प्लानिंग मैकेनिज्म्स आर रीइंफोर्स्ड वाया द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डीपीसी आर्टिकल 243ZG, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी डीपीसी यूज किया गया है आर्टिकल 243ZG, एंड द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी एमपीसी आर्टिकल 243ZE, ओके, टू इंटीग्रेट रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट ब्लूप्रिंट्स। तो टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नेंस इंक्लूड्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेड बाय एन इलेक्टेड मेयर एंड आईएएस म्युनिसिपल कमिश्नर, म्युनिसिपैलिटी नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड पोर्ट ट्रस्ट। तो आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट्स वगैरह हैं, और मेयर का अपॉइंटमेंट है, ठीक है, और एक आईएएस ऑफिसर म्युनिसिपल कमिश्नर एक अपॉइंटमेंट होगा। और अब यहाँ पे देख सकते हो कुछ कोर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं 322(4)
324 to 329. तो part 15th of the Election Commission of India is an independent permanent constitutional body as tasked with ensuring free, fair and transparent democratic elections. तो पार्ट 15th में इलेक्शन कमीशन मेंशन किया गया है आर्टिकल 324 से 329 तक, और इनका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, तो कंडक्ट इलेक्शन पर। तो ये क्या क्या करते हैं, पार्लियामेंट के इलेक्शन कराते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन कराते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, और लोकल म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन जो हैं, जो लोकल बॉडीज हैं पंचायत वाले, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर आते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट जो है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करता है, जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखी थी। Composition and structure established on January 25, 1950, celebrated as National Voters Day. From 1950 to 1989, it functioned as a single-member body. In October 1993, the President converted it into permanent three-member body consisting of one Chief Election Commissioner and two Election Commissioner. ठीक है, all three members enjoy equal power, salaries and voting rates. Decisions are taken by majority vote. तो आप देख सकते हो ये 25 जनवरी 1950 को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 1950 से 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी था इलेक्शन कमीशन। फिर 1993 में 1993 में प्रेसिडेंट कन्वर्टेड इट इनटू ए परमानेंट 3-member बॉडी। तो प्रेसिडेंट ने इसको 3-member बॉडी परमानेंट बना दिया, और एक इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है। और ऑल 3 members एंजॉय इक्वल पावर, सैलरी और वोटिंग वेट। डिसीजंस आर टेकन बाय मेजॉरिटी वोट। तो तीनों की सैलरी, पावर सब कुछ सेम रहेगा। टेन्योर क्या क्या है इनके, तो 6 साल है अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर इनकी मतलब सर्विस सिक्योरिटी होती है। और फॉर्मल इम्पीचमेंट प्रोसेस इन पार्लियामेंट, और इनका जो रिमूवल है वो पार्लियामेंट के इम्पीचमेंट प्रोसेस से होगा, ठीक है। क्रूशली द अदर टू कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द एक्सप्लिसिट रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। और जो जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका जो रिमूवल है वो सीईसी के रिकमेंडेशन से होगा। कोर फंक्शंस क्या क्या है इनके, demarcating territorial constitution under delimitation commission act, preparing electoral rolls, enforcing model code of conduct MCC। तो आचार संहिता लागू कराना, इलेक्शन के जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, है ना, जो संसदीय क्षेत्र हैं, उनका जो डिमार्केशन है, बाउंड्री जो है वो तय करना, डिलिमिटेशन कमीशन जो है परिसमन वो सब देखना। क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन सिंबल्स एंड पार्टी स्प्लिट्स, शिवसेना एनसीपी डिस्प्यूट्स वगैरह, ये तो डिस्प्यूट भी है, रिजॉल्व कराती है पार्टीज के बीच में। तो आप देख सकते हो कि पार्टीज का रिमूव, अगर 2-3 पार्टीज में अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट अराइज होता है तो डिस्प्यूट से रिलेटेड भी ये कार्य करती है, क्योंकि इससे क्वासी, इसीलिए इसे क्वासी जुडिशियल बॉडी भी कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, एडवाइजरी, एडवाइस भी करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को। फिर क्योंकि कोई भी सिटिंग एमपी अगर एमएलए अगर वो कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कोई फॉल्स या उसके खिलाफ कोई भी शिकायत आती है कि उन्होंने इलेक्शन में कोई भी धांधली करी है, तो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो प्रेसिडेंट को बताई, मतलब एडवाइस किया जाएगा। और उनके जो उनका संसद का जो एक एमपी और एमएलए का जो पोस्ट है वो उसे हटाने का कार्य भी करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी उन्हें किया जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 103 में ये दिया गया है कि प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन सिटिंग एमपी एमएलए, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो एडवाइजरी बॉडी होगा एमपी और प्रेसिडेंट और गवर्नर्स का, ठीक है। अब आता है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, आर्टिकल 280। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5 ईयर्स, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है इसे हर 5 साल में, इसे बना फिस्कल फेडरलिज्म इन, इट एक्ट्स एज अ बैलेंस व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म, एड्रेसिंग फाइनेंशियल imbalances between center and state, okay. Structural imbalances addressed, vertical imbalance, central holds the most vibrant resources of tax collection, GST, corporation tax, income tax, while the states bear the primary expenditure burden of public welfare, healthcare, education and agriculture. The commission rectifies this via vertical tax devolution, horizontal imbalance,
तो आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इम्बैलेंस कैसे हो रहा है। वर्टिकल इम्बैलेंस में जो सेंटर है वो मैक्सिमम जो टैक्स कलेक्शन या देख सकते हो जो कर संबंधित जो भी है रिसोर्सेज हैं वो अपने पास रखता है, ठीक है, और फिर वो स्टेट्स में ग्रांट करता है। फिर हॉरिजॉन्टल भी देख सकते हो कि स्टेट एग्जिबिट वाइड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज इन इंडस्ट्रियली एडवांस स्टेट्स पॉसेस हाई टैक्स रेवेन्यू while hill or backward states face severe deficit. The commission addresses this gap through targeted granting aid based on formulae क्राइटेरिया। तो हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस भी है क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हमारे देश में जो भी हैं तो उनमें बहुत ही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, क्योंकि जो तराई वाले या हिली एरियाज में जो भी स्टेट्स हैं, हिली स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब नेचुरल डिजास्टर्स अकरेंस होता है या उतना डेवलप नहीं है, तो वहां पे और उन जो स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब हाई डेवलप्ड हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है और कर्नाटका, ये सब जो स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब डेवलपमेंट का लेवल ज्यादा सही है, और बाकी जो भी स्टेट्स हैं तो उनके बीच में जो टैक्स का या ग्रांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको देखना है, तो ये हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंस को शो करेगा, ठीक है। कंपोजिशन आप देख सकते हो, कंपोजिशन क्वालिफिकेशन एंड कोर मैंडेट्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ टोटल 5 मेंबर्स, एक चेयरमैन होगा, 4 अदर मेंबर होंगे और प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होगा, और जो पर्सन होगा वो उसका पब्लिक अफेयर में मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंबर जो दूसरा होगा हाई कोर्ट से अपॉइंट होगा, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए। फिर तीसरा जो एक्सपर्ट स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस एंड अकाउंट, फिर तीसरा जो पर्सन होगा वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्सपर्ट पोजेसिंग डीप नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, फोर्थ जो मेंबर होगा। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा मतलब अभी देखने को नहीं मिला हमें, लाइक एंड अभी इस जो करेंटली आप देख सकते हो कि तो यहाँ से आप कर सकते हो। वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या क्या है, रिकमेंडिंग द परसेंटेज शेयर ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ इंडिविजुअल टैक्सेस टू बी असाइंड टू द स्टेट्स। तो वर्टिकल डिवोल्यूशन, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ग्रांट इन एड, एगमेंटिंग ऑफ लोकल बॉडीज, तो ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। शेयर परसेंटेज कितना होना चाहिए ग्रांट इन एड्स का, फिर हॉरिजॉन्टल जो डिवोल्यूशन है वो कितना मतलब एलोकेशन है पॉपुलेशन के हिसाब से, फॉरेस्ट कवर और फिजिकल परफॉर्मेंस है, ये सब देखते हुए इनकम वगैरह वहां पे कैसा है तो उसके हिसाब से स्टेट्स को मतलब पैसे देना। फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, से जो फंड है वो निकाल करके आप फाइनेंस कमीशन देता है। तो प्रिंसिपल क्या क्या सेट होने चाहिए वो देखते हैं। तो आर्टिकल 275 में ये मेंशन किया है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के तहत मतलब जो फाइनेंस कमीशन है वो फंड निकाल करके स्टेट्स में बांटती है। ऑगमेंटिंग लोकल बॉडीज, recommending measures to bolster the consolidated fund of state to augment the resources of local panchayat and municipal based on recommendation made by state finance commission, ठीक है। तो लोकल बॉडीज को जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो है तो संचित निधि जो है ना, वो वहां से मतलब कितना म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत में कितना मतलब इनको ग्रांट इन एड देना है वो सब देखना। तो बाकी तो सारे हमने इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक्स थे वो कवर अप कर चुके हैं, ठीक है। और हमारी कोशिश रहेगी कि जो ये एचईओ का जो सिलेबस है वो हम अराउंड 10th ऑफ जुलाई तक हम कंप्लीट कर सकें, क्योंकि इसके जस्ट बाद हम इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स वाला जो है वो अभी बाकी है। तो अभी हम इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट करेंगे, अभी पॉलिटी का एक लेक्चर और हमें कंप्लीट करना होगा, एक लेक्चर के बाद फिर हम इकोनॉमिक्स अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ गुड डे एंड कीप स्टडिंग, कीप गोइंग।